आदमी ने एक चिपचिपा गोबर का ढेर उठाया और उसे नाक के पास ले जाकर सूंघा। हाँ, यही वो गंध थी। फिर उसने गोबर को अपने चेहरे पर मल लिया और अपने कबीले के लोगों को पूरा शरीर ढकने के लिए कहा ताकि इंसानी गंध छिप सके। उसके बाद वे चुपके से आगे बढ़ने लगे और धीरे धीरे उनकी नजरों के सामने याक के झुंड आने लगे और हाल ही में जो गोबर था वो उनका ही था। जैसे ही सभी लोग इकट्ठा हुए, मुखिया ने तुरंत हमला करने का आदेश दिया और जोर से गरजते हुए याक के झुंड की तरफ दौड़ पड़े। मगर याक भी कम नहीं थे, उन्होंने भी शिकारी की दिशा में आगे बढ़कर जोरदार मुकाबला करने की तैयारी कर ली। शिकारियों के हमले की दिशा में आगे बढ़ने लगे, उनके साथ अंतिम संघर्ष करने के लिए तैयार थे। लेकिन शिकारियों ने दूर खड़े होकर उन पर पैने भाले बरसाए जो बारिश की तरह गिरने लगे। असहाय याक्स एक और दिशा में दौड़े, यह जाने बिना कि उनका इंतजार हजारों मीटर ऊंची खड़ी चट्टानें कर रही हैं। याक्स को ब्रेक लगाने का मौका ही नहीं मिला और वे माल की तरह ढेर होकर नीचे गिर गए। इसी समय एक याक अचानक समझ गया। तेजी से दिशा बदलते हुए वह गुस्से में शिकारी की ओर चार्ज करने लगी। बाकी सभी ने पागल हुई याक को देखकर जल्दी से रास्ता छोड़ दिया, लेकिन एक लड़का जिसे शिकार का कोई अनुभव नहीं था आगे दौड़ता रहा। नतीजतन याक ने उसे जमीन पर पटक दिया, लेकिन वह याक दूर जाने की बजाय अपने तेज सींगों को मोड़कर उस पर तेजी से हमला कर देता है। इस बार वह उछलकर नहीं गिरता, बल्कि सौभाग्य से सींगों पर लटक जाता है, जिससे उसे कोई घातक चोट नहीं लगती। इसी समय चिंतित पिता तेजी से भाला उठाकर उस पागल याक की तरफ फेंकता है, लेकिन याक के बच्चे ने लड़के को छोड़ने की बजाय उसे 1000 मीटर ऊंची खाई की ओर धकेल दिया। जब वे एक निश्चित स्थान पर पहुंचे तो याक ने अपने सींग को उठाकर लड़के को सीधे खाई में फेंक दिया। सौभाग्य से उसने चट्टान का एक उभरा हुआ टुकड़ा पकड़ लिया। चिंतित पिता चिल्लाया कि वह हाथ न छोड़े, लेकिन अनपेक्षित रूप से चट्टान अचानक गिरने लगी। कुछ टकरावों के बाद कोड़ा आखिरकार खड़ी चट्टान से गिरकर बेहोश हो गया। अपने बेटे की सुरक्षा के लिए चिंतित नेता जल्दबाजी में उसे बचाने के लिए नीचे उतरना चाहता था, लेकिन पास के उपनेता ने उसे वापस खींच लिया। उपनेता ने उसे बताया कि आपको अब शांत रहना होगा। कोड़ा निश्चित रूप से मर चुका है, लेकिन हमारे पास आपके बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप हमारे नेता हैं और आपके लोग आपकी प्रेरणा पर निर्भर हैं। परंतु यह नहीं सोचा। इसके बाद वे उस खाई के नीचे गए और जो याक उन्होंने शिकार किया था उसे इकट्ठा किया। शाम ढलने लगी। मुखिया फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ रहा था। चुपचाप खाई के ऊपर झुका हुआ था और बार बार कोड़ा का नाम पुकार रहा था। उसे जगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी। इसी पल में मुखिया काबू नहीं रख सका और रोते हुए बेटे की एक कब्र बना दी और मजबूरी में मान लिया कि कोड़ा अब नहीं रहा। बेटे के शोक के बाद वह अपने लोगों के साथ वापस घर लौट गया, लेकिन उनके जाने के कुछ ही समय बाद एक गिद्ध अचानक कोड़ा के पास आ पहुंचा। उसने उसे अपने मुंह से काट लिया। दरअसल वह जिंदा था। होश में आने के बाद उसने जल्दी ही अपनी स्थिति को समझा। डर के मारे पिता का नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। थोड़ी उम्मीद के साथ कोड़ा मुश्किल से चढ़ाई करने लगा, लेकिन उसने अपनी चढ़ाई क्षमता को अधिक आंका। पैर फिसला और वह लगभग गहराई में गिर ही गया। इस पल में वह पूरी तरह निराश हो गया। वर्तमान स्थिति बहुत खतरनाक थी। वह बस पत्थर को कसकर पकड़े रह सकता था और प्रार्थना कर सकता था कि कोई चमत्कार हो। ज्यादा समय नहीं बीता और वह मर गया। आखिरकार चमत्कार हुआ। आसमान से अचानक मूसलाधार बारिश होने लगी। यह सच में एक समय पर आने वाला जीवन रक्षक उपहार था। नीचे बारिश का पानी नदी के रूप में इकट्ठा हो गया और कोड़ा अब और नहीं टिक सकता था। उसने साहस जुटाकर 10,000 मीटर ऊंचे खाई में छलांग लगा दी। सौभाग्य से नदी के पानी की सुरक्षा के कारण वह चमत्कारिक रूप से बच गया। कोड़ा ने पत्थर का उपयोग करके उसे फंसाया और आखिरकार दर्द को सहन करते हुए जोर से झटका दिया। उसने एक शाखा से एक साधारण स्थायी समर्थन बनाया और चलने की कोशिश की। वाकई में कोई समस्या नहीं हुई। फिर उसने कुछ पानी पिया और वापस अपने शिकार स्थल की ओर लौट गया। वह चारों ओर देखने लगा और लगातार अपने पिता को पुकारता रहा, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। जब उसने अपनी कब्र देखी तब कोड़ा को एहसास हुआ कि उसके पिता को लगा कि वह मर चुका है, इसीलिए उन्होंने अपने कबीले के लोगों के साथ ये जगह छोड़ दी है। निराश होकर उसने एक पत्थर को लात मारी और घास पर लेट गया, जीने की इच्छा लिए हुए। अब वह अभी पोषण पूरा किया ही था कि कुछ भेड़िए उसे गुस्से में देख रहे थे। वह तुरंत डर गया और घायल पैर घसीटते हुए जल्दी सूखे पेड़ की ओर भागा। वह लगभग चढ़ ही गया था कि तभी एक भूरे भेड़िए ने उसका पैर पकड़ लिया। जल्दबाजी में उसने चाकू निकाला और उस भूरे भेड़िए को चोट पहुंचाई। आखिरकार उसे पेड़ पर चढ़ने का मौका मिला। बाकी भेड़िए पेड़ के नीचे गश्त करते रहे, लेकिन एक रात के बाद हार मानकर वहाँ से चले गए। जगह पर केवल वह घायल भूरा भेड़िया लाचार पड़ा रहा। जमीन पर बेहोश पड़े घायल भेड़िए को देखकर ब्लू ओशन उसे मारना चाहता था, लेकिन जब उसकी बेबस आंखों में देखा तो उसका दिल पिघल गया।